देखोगे। ठीक है, हमारा क्लास 12 का फर्स्ट पोएम एक्चुअली ये, क्योंकि हम सेकंड में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाम है इनका ऑन किलिंग अ ट्री, एक पेड़ के काटने के ऊपर ये पूरा कविता लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो हमें किलिंग दिखाई दे रहा है, ये किलिंग एक वर्ब नहीं है। तो सिखाया गया है एक पार्टिसिपल भी होता है, आईएनजी जिरंड भी होता है ना। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पार्टिसिपल। ये क्या है? पार्टिसिपल होता है। कैसे? मैंने क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है कि जो भी काम इमीडिएट होता है, तुरंत होता है ना। या मैंने मान लो बोला ये काम करके या ये काम करते हुए, तो वहां पे उसको पार्टिसिपल का नाम मिलेगा। तो यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है? एक पेड़ को काटने के ऊपर या एक पेड़ को काटते ही, ये समझ में आ रहा है हमें, है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो किलिंग लिखा हुआ वो क्या है? पार्टिसिपल का काम कर रहा है वो। ठीक है, इसमें चार मुख्य बातें समझोगे ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार बातें कौन कौन सी है? पहली बात, जो इनके कवि है, नाम क्या है उनका? तो नाम हमें दिखाई दे रहा है GIEVE, और एक पटेल। नाम क्या है इनका? गिव पटेल। कुछ लोग महान इंसान क्या करते हैं, नाम लिखते हैं इस तरह से GIVE, तो वर्ब बन गया फिर तो, जबकि उनका नाम है। अगर तुम किसी का नाम बिगाड़ दो तो उसमें दिक्कत होगा ना। तो नाम क्या होना चाहिए उनका? GIEVE। कुछ लोग महान लोग ये भी करते हैं, गिव लगाते हैं एन के साथ, गिवन पटेल। तो नाम नहीं बिगाड़ना है हमें, ठीक है। नाम से याद रखोगे GIEVE, गिव पटेल उनका नाम है। नाम से समझ में आ रहा है कि एक भारतीय कवि थे, है ना। सेकेंड नंबर इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पे, तो हमने जो लास्ट पोएम पढ़ा था असली पेन्ने वैली, वो किस फॉर्म में लिखा गया है? तो एक सोनेट है ये, वो वाला, है ना। बट ये जो हम लोग पोएम पढ़ने वाले हैं, ये एक फ्री वर्स पोएम। फ्री वर्स पोएम का मतलब क्या होता है? हिंदी में कहते हैं मुक्त छंद। ऐसा पोएम जिसके कोई राइमिंग वर्ड ना हो, उसको कहा जाता है ये फ्री वर्स का पोएम है ये, है ना। स्टूडेंट में क्या था, हमें राइमिंग दिखाया जाता है कि इसका सेम साउंड इसका इस तरह करना चाहिए। लेकिन जो फ्री वर्स का जो कविता है, इसमें कभी भी वर्ड राइमिंग नहीं करने वाला, बस सेंटेंस से वाक्य, बस उसको इस्तेमाल किया गया पोएम के लिए, है ना। तो तुमसे पूछेगा एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में कि ये किस फॉर्म में लिखा गया है, तो ये एक फ्री वर्स में लिखा गया पोएम। क्लियर है? नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा पोएम है एक आयरोनिकल पोएम। आयरोनिकल पोएम का मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक पोएम, ठीक है। हिंदी में कहते हैं व्यंग्यात्मक। अब बताओ व्यंग क्या होता है? किसी पे व्यंग करना मतलब क्या करना? उसको ताना मारना, है कि नहीं। ताना मतलब क्या? जो वो काम किया चाहते थे उसका उल्टा बात बताना, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे एक और चीज समझोगे, इसका थीम क्या है? थीम नहीं बोलोगे, ऐसा समझो कि इसका किस तरीके से लिखा गया है। तो इसका काम है रिवर्स साइकोलॉजी पे। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? वही कि जो काम किया उसने उसको ठीक उल्टा बताना। सपोज मान लो किसी ने बहुत ही बुरा मार्क्स लेके आया एग्जाम, ठीक है, तो पता है कि आज मेरे घर पे पिटाई होने वाली, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे वो घर पे आया है, एकदम फूल माला से स्वागत किया जा रहा है, एकदम शंख बजाया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है उसकी, है ना। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, मतलब जो उसने काम किया कि उसका उल्टा काम कर। अब इससे थोड़ा ध्यान दोगे, ये जो लास्ट मैंने बात बताया रिवर्स साइकोलॉजी, इससे क्या होता है, मोस्टली चांसेस ये होता है कि वो अपने काम को सही कर ले। जैसे मैंने अभी जो तुमको एग्जांपल दिया कि बुरा मार्क्स लाने का, अगर थोड़ा शर्म होगा ना अपने अंदर, तो नेक्स्ट बार से शायद इसको थोड़ा ध्यान में रखेगा और अच्छे से पढ़ाई करके मार्क्स लेके आए, है ना। या हम लोग जैसे करते हैं, क्योंकि कोई मान लो लेट से आया क्लास में, तो बोलते बोलते बड़ा जल्दी आ गया। या हम लोग ये भी कर सकते हैं, उसके लिए ताली बजा सकते हैं चाहे, तो थोड़ा शर्म होगा और अगले बार से टाइम पे आएगा। तो इसको कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी, मतलब ऐसा काम करना जिससे उसका जो आदत है वो ठीक हो जाए, है ना। हम लोग का जो ये पोएम है, इसमें ये नहीं बोला गया कि पेड़ को बचाओ,
इसमें क्या बोला गया है, पेड़ को तुम कैसे मार सकते हो, है ना। अभी गर्मी जितना बढ़ रहा है, पेड़ को जितना तुम सेव कर पाओ तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, है कि नहीं। जितना गर्मी बढ़ रहा है, दिल्ली में 50 पार कर चुका है कि नहीं। अभी के टाइम लोग क्या करें, एसी ज्यादा अफोर्ड करना प्रेफर कर रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनको पता है एसी से मेरा दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई तुम जब एसी से बाहर निकलोगे, घर से बाहर, तब तुम्हारा क्या होने वाला है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने लिए एक पेड़ लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक एनवायरमेंट के लिए, एक प्रकृति के लिए पेड़ लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में बताया गया, बताना भी दिया गया है, साथ में जो रिवर्स साइकोलॉजी उसके बारे में बताया गया कि तुम कैसे पेड़ को मार सकते हो। क्लियर है। हमने क्या क्या, क्या इसका 4 बातों को। पहला बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है गिव पटेल, ई के साथ में होता है ये गिव पटेल, ठीक है। सेकेंड बात, ये जो पोएम है वो फ्री वर्ड्स में लिखा गया पोएम है, कोई छंद कोई राइम नहीं करता है। थर्ड बात क्या इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है, तो ये आयरॉनिकल पोएम है, व्यंग्यात्मक पोएम। चौथा इंपॉर्टेंट बात कि ये बेस्ड है रिवर्स साइकोलॉजी के ऊपर, विपरीत मानसिकता के ऊपर, ठीक है। हो सके तो इसको अपना बुक में नोट भी कर लोगे, तुम्हारे लिए काम आएगा बाद में, जब एग्जाम में तुमको याद करना पड़ेगा तो तुमको हेल्प करेगा ये, ठीक है। ये 4 बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू भी बनता है और हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में भी तुमको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो जानेंगे हम लोग इसके पोएट के बारे में, कवि कैसे हैं, कौन है, कहाँ रहते हैं, सब कुछ समझेंगे। देखो लिखा गया है कि इनका जन्म हुआ है 1940 में, 1940 में हुआ है। देखिए एक डैश छोड़ा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताओ। तो देखो जब ये तुम लोग का बुक प्रिंट हुआ था ना 2018 में, तब तो जिंदा ही थे, बट इनका देहांत अभी हाल फिलहाल में हुआ है। इनका देहांत हुआ है 3 नवंबर 2023 को, अभी आई थिंक 6-7 महीना पहले, ठीक है। तो जो लास्ट जो लोग पढ़ाया गया था 12th में, उन लोग को ये पोएम अच्छे से पढ़ाया गया था, और तब तो जिंदा थे, बट इनका जो देहांत है वो हाल फिलहाल में हुआ 7 महीना पहले बस, ठीक है। तो ये इस दुनिया से जा चुके हैं। कितना एज होगा उनका लगभग बताओ तो। 60 यहाँ पे हो, 83 के उम्र में वो उनका देहांत हो चुका था, ठीक। आगे समझोगे। वो कौन थे, इज अ रीनोन्ड इंडियन पोइट, एक बहुत ही प्रख्यात भारतीय कवि थे, और कौन थे, प्ले राइट थे। थोड़ा ध्यान दोगे, हम लोग अगर कोई पोएम लिखते तो क्या बोलते हैं, पोएट हो जाता है, लेकिन प्ले राइट का मतलब क्या होता है, नाटककार बोलते हैं। ऐसा गलती मत करना कि तुम लिखो वहां पे प्ले राइटर, ये गलती स्पेलिंग है यहाँ पे, ठीक है। प्ले राइटर नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, इसको बोलते हैं प्ले, WRIGHT। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं नाटककार। ध्यान देना, स्पेलिंग बार बार रिपीट कर रहे हैं, प्ले राइटर नहीं बोलते हैं, राइट में WRIGHT लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो स्पेलिंग लिखा था ध्यान समझोगे, प्ले राइट बोलते हैं किसको, नाटककार को। तो ये कवि भी थे और नाटककार भी थे, एंड साथ में कौन थे पता है, एक पेंटर भी रह चुके हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड थे बिल्कुल वो, एक आदमी लेकिन गुण एक से अधिक था। इन हिज पोएट्री, उनके कविताओं में पटेल यूजेस, जो पटेल हमारे साहब है वो क्या यूज करते हैं, सिंकोपेटेड रिदम, मतलब ऐसा रिदम जो आपस में लिंक कर सकता है, ठीक है। ही ब्रिंग्स द फ्लेवर ऑफ एवरीडे स्पीच। अच्छा, तुमने हिंदी में पढ़ा होगा कि भक्ति काल होता है, छायावाद होता है, प्रगतिवाद होता है, प्रयोगवाद होता है ना। तुमने भी पढ़ा होगा कि भक्ति काल के बाद जितने भी कवि वहां पे हमारे देश में हुए हैं, सभी ने क्या किया था। अच्छा, भक्ति काल में किस भाषा में मेन इंपॉर्टेंट था वहां पे, ब्रज भाषा, अवधी हो गया, मैथिली हो गया, सभी लिखा जाता था। लेकिन उसके बाद से जो भी कवि आए हमारे देश में, सभी ने खड़ी बोली हिंदी का ज्यादा यूज किया है, और जो बेसिक भाषा जो हम लोग बोलते हैं जो भाषा होता है उसको इस्तेमाल किया है ना। वैसे ही इंग्लिश में भी क्या हुआ था, एक एक क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन हुआ था, है ना। पहले के जो लोग लिखा करते थे वो एक अलग ही भाषा में, मतलब एक बहुत ही डीप वाला भाषा में लिखा करते थे। तुम देखना शेक्सपियर का जो पोएम होता है, शेक्सपियर का खासकर वो एक पोएम है, चल आई कंपेयर दी, उसको तुमको देखने को मिलेगा। जो कविता है ना बहुत ही डीप मीनिंग के साथ,
है ना, और जो उसका वर्ड है बहुत ही अलग इंग्लिश में है। जैसे इंग्लिश में कैसे अलग है, हम लोग तुम क्या बोलते हैं, तुमको यू बोलते हैं, वहां पे दाउ का इस्तेमाल करते हैं, THOU का इस्तेमाल होता है, तो वो पहले का इंग्लिश होता है। लेकिन अभी के टाइम में जो नए नए जो कवि है वो क्या करते हैं, अभी मॉडर्न इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जो आम बोलचाल की जो भाषा होती है ना, उसको इस पोएम में लिखा गया है। क्लियर है? सम ऑफ हिज नोटेबल वर्क्स, कुछ उनके प्रख्यात रचनाएं हैं जिनका नाम क्या है, मिरर्ड, मिररिंग और हाउ डू यू विथस्टैंड, ये उनका कुछ प्रसिद्ध रचना है। और एक साथ में रचना है बॉडी। बॉडी के ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है हमारे बॉलीवुड में, ठीक है, नाम था द बॉडी, तुमने देखा कि नहीं पता नहीं, इसका मूवी था, इमरान हाशमी का मूवी था, इमरान हाशमी और ऋषि कपूर का, बहुत मतलब आज 4-5 साल तो हो चुका है मूवी का, एक बार देख सकते हो, आपको मिल जाए यूट्यूब वगैरह पे। तो इनके ऊपर एक मूवी भी बन चुका है, बहुत मिस्ट्री वाला मूवी है। बॉडी को मर्डर कोई और करता है, कल्प्रिट कोई और रहता है, अच्छा सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो खैर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब समझेंगे पोएम में है क्या। तो पोएम में क्या था देखो, द पोएम इज अबाउट, पोएम किस बारे में है, द हार्म डन टू द एनवायरमेंट, जो नुकसान हम लोग क्या करते हैं एनवायरमेंट को पहुंचाते हैं, हमारे पर्यावरण को पहुंचाते हैं, ये पोएम पूरा उसके बारे में लिखा गया है। बाय ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों के द्वारा। इन अ वॉइस ऑफ सरकास्म, इसका मतलब ये होता है व्यंग करना। सिंपल भाषा में नहीं बोला गया कि तुम कैसे बचाओगे पेड़ को, वो किस भाषा में बोला है, व्यंग के रूप में बोला गया कि देखो एक काम तो तुमको मार ही डालो उससे अच्छा, तुम्हें अगर पेड़ लगाना नहीं है तो उसको मार डालो उससे अच्छा, क्या फायदा पेड़ लगा के, है ना। तो एक सरकास्म के रूप में, एक आयरनी के रूप में इस पोएम को लिखा गया है, व्यंग के रूप में इस पोएम को लिखा गया है। द पोएट, जो हमारे पोएट है, स्पीक्स, वो बताते हैं, बोलते हैं किसके बारे में, मैन्स वायलेंस, जो इंसान का अत्याचार है किसके प्रति, उस एनवायरमेंट के प्रति, उस पेड़ों के प्रति, वो हमें बताने की कोशिश कर रहा है इस पोएम में। एंड इम्पेशेंस टुवर्ड्स नेचर, और हम लोग क्या हो सकते, कितने निर्दयी हो सकते हैं प्रकृति के प्रति, है ना। अभी कोई इंसान मर जाए तो हम लोग दुख प्रकट करते हैं, बेचारा अच्छा इंसान था मर गया, है ना। लेकिन अगर कोई पेड़ गिरता हुआ तुम्हें दिख जाए तो तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास एक पोएम था क्लास 10th में, माई ओन ट्रू फैमिली, याद है, उसमें पता क्या था ओकवुड के बारे में, तो उसमें एक लाइन लिखा गया था कि चाहे हम लोग कट जाए, मर जाए, फट जाए, बट तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता, तुम अपने आई को ब्लिंक तक नहीं करते, है ना। तो हम लोग का एक नेचर है कि जो हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है हम लोग उसका सबसे ज्यादा बुराई करते हैं, तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा हमारे बेनिफिशियल है पेड़, हम लोग क्या करते हैं उसका सबसे ज्यादा बुराई चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ कट गया, फ्लैट बन गया, वहां हमारे लिए तो अच्छा है, तो घर रहने को मिलेगा हम लोग को, लेकिन सबसे नुकसान हमारे लिए वही है। तो कोशिश करना, अगर आने वाले लाइफ में, फ्यूचर में अगर सांस अगर लेने का इच्छा है तो कम से कम अपने साल में एक तो पेड़ लगाना तुम्हारे जरूरी है। अब पेड़ अपने घर पे मत लगा देना, अंदर में पेड़ लगाना अपने आसपास में कहीं पे, जो तुम्हारा जमीन हो सके अगर वो है भी तो, जिनका अपना घर वो एटलीस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल वही पेड़ देने वाला है। आगे है, द पोएम इज रिटन इन द 3 वर्स, ये पोएम 3 वर्स में लिखा गया, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पोएम पे, देखो लिखा क्या गया है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। यहाँ पे इट क्या है, तो इट एक डमी सब्जेक्ट है, एक पुतला के रूप में आया है। दो होते ना डमी सब्जेक्ट, एक तो बोलते इट हमारा डमी सब्जेक्ट है, और एक क्या होता है, देयर हमारा डमी सब्जेक्ट होता है। जहां पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे हम इट मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, इट टेक्स, यह लेता है अधिक समय टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने के लिए, मतलब एक पेड़ को मरने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। क्यों, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, एक हल्का सा चाकू का प्रहार यह काम नहीं कर सकता। मतलब अगर एक पेड़ को मारना है, चाकू से काट के देखो, कटेगा, बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही बोला है, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ,
एक छुरी का हल्का सा प्रहार, एक साधारण सा प्रहार उस पेड़ को मारना पॉसिबल उसके साथ नहीं है। क्यों? कारण क्या है उसके नहीं मरने का? बोला है इट हैज ग्रोन, ये बड़ा है, ये बड़ा हुआ है। कैसे? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, बहुत ही धीरे धीरे उस पृथ्वी को अवशोषित करते हुए। अब समझो, मान लो एक ऐसा पर्सन है जो अपना बॉडी बिल्डर है ना, खाया पिया अच्छी तरह से, अपना जो गांव का जो होता है ना, घी दही दूध सब कुछ खा के अपना बॉडी बनाया है। एक ऐसा बंदा है जो जिम करके और बस दवा खा के अपने बॉडी बनाया है। तो बताओ जब मेन कॉम्पिटिशन हो तो कौन जीतेगा उस टाइम? जो खाया हुआ है वो ज्यादा जीत सकता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है वो इंटरनल है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा पेड़ है कैसे बड़ा हुआ है? हम खाते पीते बड़ा हुआ है। सालों से जो समय लगा है ना उसको बढ़ने में, वो उसको स्ट्रेंथ या पावर प्रोवाइड कर रहा है, तो शक्ति प्रदान करने का वो काम कर रहा है ना। अब जाहिर सी बात है जो अंदर से स्ट्रांग होगा उसको मारना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो बोला इट हैज ग्रोन, ये बड़ा हुआ है। कैसे बड़ा हुआ है? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, बहुत ही धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करते हुए वो बड़ा, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। राइजिंग आउट ऑफ इट, यहाँ पे समझोगे। अच्छा यहाँ पे मैंने बताना भूल गया। यहाँ पे देखो दो इट का इस्तेमाल किया है ना। जो बोला है विल डू इट, यह काम नहीं कर सकता। क्या काम नहीं कर सकता? तो जो पहला वाला इट हमें दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है किलिंग द ट्री। बोला यह काम नहीं कर सकता, मैंने क्या काम नहीं कर सकता? पेड़ को मार नहीं सकता। ठीक है। और जो सेकंड वाला हमें इट दिखाई दे रहा है, ये क्या काम कर रहा है? ये आ रहा डमी सब्जेक्ट के रूप में कि इट हैज ग्रोन, यह बड़ा हुआ। मतलब कौन बड़ा हुआ है? पेड़ बड़ा हुआ है। तो याद रखना जो पहला इट हमें दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या है? पेड़ को मारना। जो सेकंड इट हमें दिखाई दे रहा है उसका मतलब होता है पेड़। ठीक है। तो बोला है इट हैज ग्रोन, ये बड़ा हुआ है। कैसे? स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को धीरे धीरे कंज्यूम करते हुए। अच्छा तुम बताओगे ये कंज्यूमिंग क्या है? क्या ये वर्ब है? तो नहीं, ये भी क्या है? एक पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? कोई काम करते हुए, ये काम इमीडिएट करते हुए। तो क्या बोला है? अर्थ को कंज्यूम करते हुए, अवशोषित करते हुए क्या हुआ है? बड़ा हुआ है। तो ये भी क्या एक पार्टिसिपल है। आगे बढ़ते हैं। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकला है। अच्छा अब बताओगे, बोला इससे बाहर निकला, मैंने कहां से बाहर निकला? ये बाहर निकला है उस अर्थ से। यहाँ पे हर इट का मतलब अलग अलग हो रहा है, समझोगे बात को, बार बार ध्यान से सब बोलोगे, दिखा रहे हैं। जो पहला इट था इसका मतलब क्या था? किलिंग अ ट्री, पेड़ को मारना। सेकेंड इट का मतलब क्या है? पेड़। और जो थर्ड इट हमें दिखाई दे रहा है कि राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलना। मतलब किससे बाहर निकलना? अर्थ से बाहर निकलना। ठीक है, आगे बढ़े। कैसे निकलता है? फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, पृथ्वी क्या करती है? अपने भूपटल पर इसको फीड करती है, भोजन करवाती है। जैसे जो जड़ होता है ना, वो क्या करता है? अपने जड़ों से वो उस मिट्टी को, उस पानी को, उस न्यूट्रिएंट्स को वो अब्सॉर्ब करता है ना। तो जो पृथ्वी वो क्या करती है? अपने भूपटल पर उसको अवशोषित करवाती है। क्या? अपने न्यूट्रिएंट्स, अपने खनिज पदार्थ को अवशोषित करवाती है वो। और वो कैसे बड़ा हुआ देखो, अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। सालों से वो क्या अवशोषित कर रहा है? हवा, पानी और सूर्य का किरण। ये चीज चाहिए होता है पेड़ को बढ़ने के लिए ना। पानी तो सबसे जरूरी है। कहां से लेगा पानी वो? मिट्टी से, जड़ों से। हवा कहां से लेगा? अपने जो क्या बोलते हैं, स्टेम होता है ना, स्टेम क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, तो उसको वो, उससे वो लेता है पूरा एनवायरमेंट से। और सनलाइट कहां से लेगा? वो अपना उसको मिल नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मार्क करके रखो अपने बुक में इस लाइन को, कि वो सालों से क्या लेके रखता है? वो सालों से लेके रखता है सनलाइट, एयर एंड वाटर, पानी, हवा और सूर्य की किरणें। इसको, इससे वो अपने अपने चीज को वो बड़ा करता है, ग्रो करता है। आगे समझोगे। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, उसके कोढ़ी लगे हुए छाल से। देखना, जो पेड़ होते हैं ना, सपोज ये छोटा सा पेड़ है,
ठीक है, पेड़ अच्छा बन गया वैसे। तो जो पेड़ है हमारे पास वो क्या दिखाई दे रहा है, देखो इसके बाढ़ में जो छाल होता है ना, बहुत ही असमतल होता है, खुरदरा होता है ना। अगर किसी व्यक्ति को मान लो ये रोग हो गया, मान लो किसी का स्किन खराब होना शुरू हो जाता है, घाव होना शुरू हो जाता है, तो तुमको घिरना पड़ेगा उससे, है कि नहीं। तो बोला क्या गया, उसका जो रोग है, रोग क्या है, उसको रोग है लेप्रेसी का। लेप्रेसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, मतलब बॉडी में घाव होना को बोलते हैं लेप्रेस होना, लेप्रेसी बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। तो उसका जो छाल है वो कैसा है, वो लेप्रेस की तरह दिखाई दे रहा है, एक रोग की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन वो अपने रोग लगा हुआ बॉडी से भी क्या कर रहा है, स्प्राउटिंग इट्स लीव्स, अपने पत्तों को फैलाया हुआ है। समझो ध्यान से लास्ट लाइन को, ठीक है। बोला क्या है कि पेड़ क्या हो रहा है, खुद तो बीमार है। बीमार कैसे है, उसकी छालों के ऊपर क्या लगा हुआ, लेप्रस मतलब कोड़ी पड़ा हुआ है, बहुत ही असतल खुरदरा है। लेकिन बीमार पड़ने के बावजूद वो क्या करता है, अपने तनाव से, अपने ब्रांचेस से वो क्या कर रहा है, लीफ को, पत्तियों को वो बिखेरा निकाल रहा है। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कभी कभार कि जो पत्तियां है, जो लीव्स, वो कहां से निकलती है, वो कहां से निकलती है, उसके लेप्रस हाइट से निकलती है, उसकी कोड़ी लगे हुए छाल से निकलती है। बोलने का ये मतलब है कि खुद तो रोगी है वो, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस सुंदर पत्तियों को निकालने का काम। कौन काम कर रही है, हमारा पेड़। क्लियर है। तो जो फर्स्ट है तो उसमें हमें क्या समझ में आया कि पेड़ को मारना कितना कठिन काम हो सकता है, वो कैसे बड़ा हुआ है ना। तो सेकंड बढ़ते हैं थोड़ा संजा पे। सेकंड में तो क्या लिखा हुआ है, सो इसीलिए हैक एंड चॉप, तुम उसे काटोगे या फिर उसको टुकड़े कर दोगे, लेकिन बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, इस अकेले से काम बनने वाला नहीं है। मतलब अगर तुम एक पेड़ को तुम हैक कर लो या चॉप कर लो, इससे काम बनने वाला बिल्कुल नहीं है। मतलब ये एक पेड़ को मारना इससे पॉसिबल नहीं है। तुम देखना, अगर एक पेड़ को तुम काट भी डालोगे ना, मान लो छोटा सा पेड़ है, तो मान लो यहाँ से कट गया अगर ये, है ना, तो भी देखना कुछ साल बाद अपने वो फिर से बढ़ जाएगा वहां से, है ना। तो बोला क्या गया कि अगर तुम एक पेड़ को तुम काट डालो, हैक कर लो, चॉप कर लो, टुकड़े टुकड़े कर लो उसको, लेकिन फिर भी इससे काम नहीं बनने वाला। लिखा है ना, दिस अलोन वॉन्ट डू इट, इस अकेले से काम नहीं बनने वाला। अकेले मतलब कौन सा, इन कामों से वो काम नहीं बनने, हैक से और चॉप से वो पेड़ नहीं मरने वाला है। और नॉट सो मच पेन विल डू इट, तुम उसको कितना भी तुम दर्द दे लो, उस दर्द से वो मरने वाला नहीं। इंसान में क्या होता है, इंसान में बहुत ज्यादा दर्द दोगे तो फिर एक टाइम ऐसा आता है जो वो मर जाता है। लेकिन जो पेड़ है, तुम उसका मान लो छाल को तुम छील दोगे, तो तुम ब्रांचेस काट डालोगे, पूरा पेड़ पत्ते सब कुछ काट डालोगे, फिर भी दर्द देने के बावजूद वो इतना आसानी से मरने वाला नहीं। तो हमें क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि वो कैसे नहीं मरने वाला, कैसे नहीं मरेगा। पहला बात क्या बोला उसने कि हैक और चॉप चॉप कर लो उसको, इससे अकेले से काम नहीं बनने वाला। और नॉट सो मच पेन विल डू इट, तुम कितना को दर्द दे लो, इस दर्द से वो नहीं मरेगा। आगे, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। देखो जो वो बार्क है ना, सपोज ये छोटा सा स्टेम है, इसका तना है मान लो, है ना। देखना जो इसका बार्क होता है, मान लो यहाँ पे छोटा सा बार्क है, बार्क में छाल है, तो उसको पूरा काट लो, यहाँ तो मैं उसको पूरा अलग कर लो, है ना। देखना उसे निकलता है ना एक तरल पदार्थ, हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अलग प्रकार अलग निकलता है। तो मान लो तुम इसको अलग भी कर दोगे ना, तो जो ब्लीडिंग बार्क है, जो वहां पे जो रस निकलता है वो एक तरह का उसका ब्लीड है, उसका खून है, वो समय साथ क्या होगा पता है, दैट विल हील, वो ठीक हो जाएगा। वहां हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो ठीक होना पॉसिबल नहीं है, खासकर बॉडी में, है ना। देखना जिसके पास शुगर हो जाता है बॉडी में, वो ठीक नहीं हो पाता। और घाव वगैरह कहीं चोट लग गया, उसको कहीं पे अगर कट गया, अगर वो ठीक होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, उसको फिर काट के अलग करना पड़ता है। लेकिन जो पेड़ होता है ना, उसका इतना शक्ति है कि अगर उसको काट डालोगे ना पूरी तरह से, तो भी वो इतना सारे से मरने वाला नहीं है। वो क्या होता है, द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो खून बहता हुआ जो बार्क है, जो छाल है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, समय के साथ ठीक हो जाएगा।
उसमें ये कैपेसिटी होती। आगे समझोगे। और एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, भूमि के बहुत ही नजदीक से क्या निकलेगा पता है? विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, घुंघराला हरा जो टहनियां होती है वहां से वो निकलता हुआ दिखाई देगा। जैसे अगर तुम उसको पूरा तरह काट डालो, पूरा तरह से मानो, ठीक है, तुम्हें क्या दिखाई देगा? मान लो ये भूमि है, यहां से उसको तुम्हें दिखाई देगा एक छोटा सा पत्ता दिखाई देगा, ज्यादा पत्ता हो गया है, रुको तो, जो भी पत्ता, बस पत्ता बन गया, ठीक है। तुम्हें क्या दिखाई देगा? वहां से एक पत्ता पत्ता को निकलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। कहां से निकलेगा? जमीन के बहुत ही नजदीक से, मतलब तुम जहां से उसको काटोगे ना, वहीं से एक टहनी निकलना तुमको दिखाई देगा, बाद में मिल जाएगा, पता नहीं, बस एक वीक के टाइम पे निकल जाता है वो, है ना। क्या बोला? देखो आप रिपीट करते हैं। बोला गया है एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, भूमि के बहुत ही नजदीक से, विल राइज, उगेगा। क्या उगेगा? घुंघराला हरा जो टहनियां है वो तुम्हें उगता हुआ दिखाई दे देगा। मतलब तुम उसको मार भी डालोगे तो भी वो अपना तरह से फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? जिसको बोलते हैं मिनिएचर बाउस। मिनिएचर बाउस का मतलब होता है छोटे पौधे। इसको हम लोग बोल सकते हैं सैपलिंग्स बोल सकते हैं चाहे तो, ठीक है। सैपलिंग मतलब भी वही होता है, ठीक है। मतलब ऐसे पौधे जो बस अभी भी बड़े होना शुरू हुए, उसको कहा जाता है मिनिएचर बाउस। छोटे बाउस मतलब टहनियां बोल सकते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मिनिएचर बाउस। आगे समझोगे। विच इफ अनचेक्ड, एक सेकंड रुको तो, बोलो दीपक। बारिश हो रहा है देखो तो, अभी क्लास हो रहा है। ठीक है देखो तो, क्या बोलते हैं, हाँ। तो जो वहां पे मिनिएचर बाउस निकली हुई है, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला मिनिएचर बाउस, ये वाला, हेलो, क्लास होगा। क्लास होगा, हाँ क्लास होगा। हाँ, तो बोला क्या गया है कि जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मिनिएचर बाउस, ठीक है, मिनिएचर बाउस मतलब जो छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं, विच, विच मतलब कौन? वो मिनिएचर बाउस। अगर तुम उसको अनचेक करोगे, मतलब अनछुआ उसको रखोगे, छुआ 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 नहीं करोगे अगर, तो क्या होगा? विल एक्सपैंड अगेन, वो फिर से बड़ा हो जाएगा। वापस रिपीट कर, बोला गया है कि एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, भूमि के बहुत ही नजदीक से क्या निकलता तुम्हें दिखाई देगा? विल राइज, उगेगा, निकलेगा। क्या निकलेगा? कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, घुंघराला हरा टहनियां है, तुम्हें वो निकलता हुआ दिखाई दे देगा। और जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिएचर बाउस बोलते हैं, छोटे पौधे बोलते हैं। और अगर तुम इसको अनचेक्ड रखोगे, अनचेक्ड मतलब अनछुआ रखोगे, तुम छुआ छुई नहीं करोगे अगर, तो क्या होगा? विल एक्सपैंड अगेन, वो फिर से बड़ा हो जाएगा। किस साइज में? टू फॉर्मर साइज, अपने पुराने वाले आकार में। अब मान लो छोटा सा पेड़ है, पौधा अगर तुमने लगाया है तो उस समय तो बड़ा होगा ना वो, लेकिन अगर तुम चेक करो अच्छा बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, मिट्टी उसको मिला कि नहीं मिला, तो अब बढ़ जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे तो समझो ध्यान से इस लाइन को, विच इफ अनचेक्ड, अगर वो छुआ न जाए तो क्या होगा? वो वापस से अपने पुराने वाले रूप में, आकार में आ जाएगा। क्लियर है? नो, बिल्कुल नहीं। नो का मतलब क्या? इससे काम नहीं बनने वाला है। अब तुम्हें बताया कि तुम कैसे इसको मार सकते हो, जो दिखाई दे रहा है ये लाइन, ये पूरा, ये तुम्हें बताया गया कि तुम कैसे उस एक पेड़ को मार सकते हो। अब तक क्या बताया गया, दोबारा रिपीट करते हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें क्या बताया गया था कि पेड़ कैसे बड़ा होता है, तुम कैसे उसको नहीं मार सकते। जो सेकंड सेक्शन है मेरे पास, उससे क्या बोला कि तुम और क्या क्या तरीके जिससे वो मरने वाला नहीं है। और जो थर्ड सेक्शन हमें दिखाई देने वाला है,
इससे हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे उसको मारना पॉसिबल होगा। ठीक है, आगे समझोगे। बोला नो, बिल्कुल नहीं, इन तरीकों से वो पेड़ नहीं मरने वाला है। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, क्या करना पड़ेगा तुम्हें, उसके जड़ को वहां से उखाड़ना या निकालना पड़ेगा। जड़ एक मतलब चीज जो तुम निकालो तो वो पेड़ अपने आप मर जाए, है ना। तो बोला क्या तरीका क्या क्या है मारने का, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट को वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो उस पृथ्वी को जकड़ा हुआ है, अपने जड़ों पर फैलाया हुआ होता है जड़ को अपना जमीन के अंदर, तो जो उस पृथ्वी को पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ है, उस पृथ्वी से तुमको उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इट इज टू बी रोब्ड, तुम उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, टाइड, कस के बांधना पड़ेगा तुम्हें उसको, एंड पुल्ड आउट, तुम्हें उसको निकालना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट, पूरी तरह से कंप्लीट उसको निकालना पड़ सकता है। ये तरीका है एक पेड़ को मारने का। क्या तरीका बताया उसने, उसने ये बोला कि तुम्हें क्या, तुम कैसे मार सकते हो उसको, तुम्हें उसको उस पृथ्वी से, उस जमीन के अंदर से उसको पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। कैसे, रस्सी से बांध के, या फिर एक और ऑप्शन बताया गया है, या पुल्ड आउट एंटायरली, तुम एक बार इसको वहां से निकाल सकते हो। एक ही ऑप्शन है हमें उसको मारने का, तुम उसके जड़ को निकाल लो, या तो पूरी तरह से या तो रस्सी से बांध। ठीक है, तो कहां से निकालने बोला है, आउट फ्रॉम द अर्थ के। अर्थ के का मतलब होता है कि जो खोखला हिस्सा जहां पे वो गड़ा हुआ है, तुमको उस खोखले हिस्से से उसको बाहर निकाल के निकाल रखना पड़ेगा। कभी पेड़ को निकलते हुए देखा पूरा तरह से, एक जगह खाली होता है ना, वहां पे जगह खाली बन जाता है वहां पे खोखला, तो बोला क्या गया कि आउट फ्रॉम द अर्थ के, उस पृथ्वी के गुफा से, मतलब उस खोखले भाग से तुम्हें उस पेड़ को पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और तब जाके क्या होगा, पेड़ का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका शक्ति है, वो तुम्हें उजागर होता हुआ या एक्सपोज होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। मतलब तब जाके क्या होगा, जो उसका रूट है वो उस एनवायरमेंट में, उस पर्यावरण में एक्सपोज होगा, दिखाई देगा। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करते हैं यहां से। बोला गया है द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस रूट को वहां से निकालना पड़ेगा। कहां से, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस कब्जा किए हुए पृथ्वी से तुम्हें निकालना पड़ेगा उसको। इट इज टू बी रोब्ड, तुम्हें उसको रस्सी बांधना पड़ेगा, टाइट कस के बांधोगे, एंड पुल्ड आउट स्नैप्ड आउट, तुम्हें खींच कर उसको वहां से निकालना पड़ेगा, और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर तो एक ही बार में तुम निकाल सकते हो। दो ऑप्शन बताया ना, पहला ऑप्शन क्या था, तुम या तो उसको रस्सी से बांध के निकाल सकते हो, दूसरा ऑप्शन क्या है, किसी भी मशीन के साथ तुम उसको एक बार में चाहो तो निकाल सकते हो। ये दो ऑप्शन तुम्हें बताया गया है। कहां से निकालने बोला है, आउट फ्रॉम द अर्थ के, उस खोखले हिस्से से तुम्हें निकालने के लिए कहा गया है। और तब क्या होगा, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, जो उसका शक्ति है, शक्ति क्या है पता है पेड़ का, रूट, जड़, है ना। तब क्या होगा, वो जड़ जड़ तुम्हारे लिए एक्सपोज होगा, निकलेगा वो बाहर। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, दिखाना ना, प्रकट कर, तब जाके वो वहां पे उजागर होगा, दिखेगा तुम्हारे लिए। आगे समझोगे। अब बोला देखो, द सोर्स, जो स्रोत है, उसका स्रोत क्या है, उसका जड़ है ना, वो कैसा है वहां पे, व्हाइट है और वेट है, सफेद है और गीला है। सफेद क्यों है बताओगे, सफेद क्यों है वो जड़, नया बना तो व्हाइट हो जाएगा, जड़ नया बनता है। देखो जड़ व्हाइट इसलिए है क्योंकि वहां पे सन का लाइट नहीं पड़ रहा, पूरा जो पूरा पेड़ वो तो पूरा ब्राउन होता है ना, क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट काफी पड़ता रहता है। लेकिन जो जड़ है वो तो पूरा छुपा हुआ भाग है, जमीन के अंदर का भाग है, उस पर रे नहीं पड़ती है, इसी कारण से वो पूरा व्हाइट होता है। और वेट क्यों होता है, क्योंकि वो हम हर बार पानी को वो अवशोषित करता रहता है, इस कारण से वो हमेशा गीला रहता है। तुमसे पूछे एग्जाम में कि व्हाइट क्यों है और वेट क्यों है, तो व्हाइट होने का कारण क्या, क्योंकि वो हिडन है, छुपा हुआ है, और सन का रे उस पर नहीं पड़ रही है।
वेट क्यों है, गीला क्यों है? क्योंकि वो हमेशा पानी को अब्जॉर्ब करता रहता है, इस कारण से वो गीला भी है। ठीक है, आगे बढ़े। और ये जो सोर्स है, जो ये स्रोत है, वो क्या है? द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे संवेदनशील और सबसे छिपा हुआ पार्ट है ना। जैसे हमारे फेस पे सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है पता है? हमारे फेस पे नोज, आंख। नोज मारो तो चल जाएगा फिर भी, या टूटेगा लेकिन जिंदा रहेगा आदमी। लेकिन आंख में तुम मारने की कोशिश करो तो अपने आप पहले पलक झपक जाएगा, है ना। तो सबसे कोमल जो पार्ट हमारे फेस पे वो हमारा आंख, पूरे बॉडी पे। हाँ, जीभ सबसे सेंसिटिव है। जीभ कटते हुए देखो किसी का? सबसे सेंसिटिव हमारा ये है, ब्रेन। अगर चोट, देखो कवर बहुत सारा उसके ऊपर लगा हुआ है, कवर होने के कारण के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर चोट लगा ब्रेन में तो खत्म। तुमने मूवी देखा होगा गजनी, या तेरे नाम देखा हो, तेरे नाम, सलमान खान वाला। हाँ, दोनों जगह पे ना आदमी उसी से पागल हुआ है, सर पे चोट लगने के कारण। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये बाल नहीं होती तो हमारा कवर है एक तरह का, है ना। बाल तुम्हारा कवर है एक्चुअली, तुम्हें हैंडसम दिखाने के लिए बाल नहीं उगा हुआ है। बाल तुम्हारा कवर के लिए बनाया गया है। बाल है, फिर तुम्हारा जो मांस है, मसल है वो है, फिर जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा एक होता है खोपड़ी, है ना, क्या बोलते हैं खोपड़ी को? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, खोपड़ी है। उसके बाद फिर लास्ट में ब्रेन आता है। तो इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारा ब्रेन को दिक्कत हो सकता है। तो अगर तुम्हारा मतलब खोपड़ी फट गया तो खास कोई दिक्कत नहीं होगा, वो फिर भी चल जाएगा। लेकिन उसका अंदर चोट लग गया, अगर ब्रेन में चोट लगा अगर बाइक से, तो उसके आदमी मर जाएगा, मरेगा फिर पागल हो जाएगा। मेन चीज है। ठीक है, एक हमारे पास जगह होता है हमारे इस तरफ लेफ्ट साइड में, तो उसको बोलते हैं प्लीहा, बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं शायद एस्प्लेनिन, बोलते हैं एस्प्लेनिन, ऐसे कुछ बोलते हैं शायद। इसमें इतना तेजी से कोशिका मतलब सेल डिवीजन होता है, चाकू को अगर मारोगे ना इसमें, इस तरफ में, वो अपना फिर से रिकवर कर लेगा, आदमी मरेगा नहीं उससे। इसमें तुम अगर मार भी डालो किसी को तो वो अपने आप फिर से रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं और लग गया, मतलब अगर अग्नाशय में लग गया, अमाशय में लग गया, किडनी विडनी में लग गया, फिर आदमी मर सकता है। किसी को मारना हो तो बोलना भाई आके यहाँ पे मारो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खैर। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो सोर्स है वो कैसा है? व्हाइट है और वेट है। और वो क्या है? सबसे सेंसिटिव पार्ट है उस पेड़ का, जो क्या है? हिडन है, छुपा हुआ पार्ट है। छुपा हुआ कैसे है? फॉर इयर्स इनसाइड द अर्थ, सालों से उस पृथ्वी के अंदर ही छिपा हुआ है। और तब जाके क्या होगा? तब जाके क्या होगा? देन देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, तब किसका मामला आएगा? स्कॉर्चिंग का और चॉकिंग का। स्कॉर्चिंग मतलब होता है झुलसाने वाला, और चॉकिंग मतलब होता है दम घुटने वाला। सपोज एक पेड़ यहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब पेड़ जब मान लो मरा हुआ है तो क्या होगा? उसका तो जड़ तो खत्म हो चुका है पूरी तरह से। तो क्या होगा देखो, जो सन का लाइट उसको हेल्प कर रहा, सपोर्ट कर रहा था, वही अब उसको मारने का काम करेगा, है ना। उसको वो सुखाएगा, झुलसाएगा उसको। एंड चॉकिंग, चॉकिंग कौन करता है? जो हवा है, जो एनवायरमेंट, जो हवा उसको पहले सपोर्ट कर रहा था, वही हवा उसको मारेगा। बोला है ना यहाँ पे, इन सन एंड एयर। सन क्या कर रहा है? उसको स्कॉर्च करवा रहा है, झुलसा रहा है। और हवा क्या कर रही है? उसका दम घोट रही है, मतलब उसको अब तकलीफ पहुंचा रही है। जड़ तो निकल गया है, हवा लेगा कहां से वो, है ना। उसका तो तुम नाक बंद कर दिए हो, कहां से हवा लेगा वो? तो इसीलिए उसका जो सन और एयर है क्या कर रहा है? उसको चॉक कर रहा है, और उसका सॉरी, स्कॉर्च कर रहा है, उसका चॉकिंग कर रहा है। और तब क्या होगा? वो आस्ते आस्ते वो ब्राउनिंग होगा, भूरा होगा, हार्डनिंग, सख्त होगा, ट्विस्टिंग, उसमें मरोड़ पैदा होगी, और विदरिंग, वो मुरझा जाएगा। और तब जाके क्या होता है? देन इट इज डन। इट इज डन मतलब तब जाके ये काम होगा। कौन सा काम होगा? पेड़ नहीं, तब जाके
तुम्हारा किलिंग अ ट्री कंप्लीट हो पाएगा। मतलब यहाँ पे जो इट इज डन लिखा है ना कि यह होगा, यह काम होगा, कौन सा काम होगा? पेड़ को मारना, तो तुम्हारा काम कंप्लीट हो पाएगा तब जाके। मतलब जो लास्ट एक्सचेंज था मेरे पास वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि एक पेड़ अंत में कैसे मर सकता है। तुम्हें अगर माना तो तुम क्या करना पड़ेगा, उसके जड़ को कंप्लीटली निकालना पड़ेगा वहां से, और तुमको उसको उस खुले हवा में छोड़ देना पड़ेगा, तब वो पेड़ कंप्लीटली मर सकता है। ठीक है।